नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्स की। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy has come up with new batches for UPSC CSE 2021, 2022 and 2023 aspirants starting on 21st of April with India's best educators for UPSC CSE. The Crack UPSC CSE prelims through 3500 MCQ starts on 21st of April. Hurry! 1 year batches for UPSC CSE, both in English as well as bilingual languages, as well as in Hindi language, are starting from 21st of April. You can choose the plus subscription or the iconic subscription. The link is given in the description box. You just need to download the Unacademy Learning app, click on the course as UPSC CSE, and when prompted, you just need to apply the code after subscribing now button and get 10% extra off. The code is ARPITA10, ARPITA10. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वे हैं बिल्स, व्हाट आर बिल्स एंड हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स आर पास्ड। देखिए, जो बिल है वो एक फॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है, और ये जो फॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रपोजल है, अगर ज़्यादा येसेस आते हैं नो से, तो जो ये बिल है, जो एक प्रपोजल है, ये लॉ बन जाता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स। पहला जो बिल है वो है ऑर्डिनरी बिल, उसके बाद आता है मनी बिल। वी ऑल्सो हैव फाइनेंशियल बिल, जिसके दो टाइप हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, एंड ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। देखिए, ऑर्डिनरी बिल भी दो सब टाइप में डिवाइडेड होता है। पहला है गवर्नमेंट बिल्स, जो कि केवल मिनिस्टर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये जो बिल्स हैं इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है इसलिए क्योंकि मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। वहीं दूसरे तरीके के जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो होते हैं आपके प्राइवेट मेंबर बिल्स। ये केवल आपके मेयर लेजिस्लेटर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाते हैं, और क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट नहीं होती है तो इसलिए हम इनको गवर्नमेंट बिल्स नहीं कहते, हम इनको प्राइवेट मेंबर बिल्स कहते हैं, क्योंकि मेयर लेजिस्लेटर के द्वारा आपके इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ऑर्डिनरी बिल जो है, या मैच द फॉलोइंग, जो स्टेट PCS या वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, या प्रीलिम्स में भी कई बार मैच द फॉलोइंग ABCD ऑप्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर आर्टिकल आपको एक तरफ दे देते हैं और आपको एक तरफ बिल्स दे देते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी बिल कम्स अंडर आर्टिकल 107 एंड आर्टिकल 108। देखिए, पहला जो प्रोसेस आएगा वो आएगा फर्स्ट रीडिंग का प्रोसेस। अ मिनिस्टर और अ मेंबर इंट्रोड्यूसेस द बिल इन द ईदर हाउस, यानी कि वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर राज्यसभा में भी, of the parliament. He asks for a leave before introducing the bill and he reads the title and objective of the bill. जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा बिल का, तो वो जो बिल है वो पब्लिश हो जाएगा गेजेट ऑफ इंडिया में। आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो डिस्कशन होता है इस बिल पर कोई भी नहीं होगा स्टेज में अनटिल एंड अनलेस उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल ना उठे। यानी कि अगर कोई ऐसा बिल है जो कि स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट में है और उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल अगर उठाए जाएंगे, उस कंडीशन में यहाँ डिस्कशन हो सकता है। ये एक्सेप्शन है, लेकिन ऐसा रेयर ऑफ द रेयर केसेस में मिलता है। इफ द बिल इज पब्लिश्ड इन द इंडियन गेजेट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, द मिनिस्टर और मेंबर डज नॉट हैव टू आस्क फॉर लीव। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज एक्सेप्शंस। अब इसके बाद सेकेंड रीडिंग होती है, द स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। इसमें 4 एक्शंस लिए जा सकते हैं। पहला है, इट में टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स्ड डेट। या तो रिकंसिडरेशन के लिए वो दूसरी डेट दे सकते हैं, या फिर वो सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस जो है, जिसको कि हम बोलते हैं एक ऐसी कमेटी जिसमें केवल हाउस के मेंबर्स हैं, वेयर द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया है तो लोकसभा में जो सिलेक्ट कमेटी होगी उसमें उसी के मेंबर होंगे, लेकिन जॉइंट कमेटी में दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। तो इट में रेफर द बिल टू अ सिलेक्ट कमेटी, और इट में रेफर द बिल टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द 2 हाउसेज, एंड देन इट में सर्कुलेट द बिल टू इलिसिट पब्लिक ओपिनियन एज वेल। So this all comes under the second reading. अब कमेटी की जो स्टेज है उसमें क्या होता है, देखिए, जो सिलेक्ट कमिटीज़ हैं दे एग्जामिन द बिल थरली, क्लॉज बाय क्लॉज, और डिटेल जो है वो सारी की सारी एग्जामिन करी जाती है बिल की। बिकॉज बिल जब एक लॉ आगे बनता है तो वो कम्प्लीटली जो देश का जो जुडिशल पर्सपेक्टिव है, या जो एक जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो देश में मैकेनिज्म है, वर्किंग है, चाहे वो लेजिस्लेचर की वर्किंग हो या एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ चेंज कर सकता है एक नया कानून। इसलिए इसका क्लॉज बाय क्लॉज अध्ययन करना, एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
द सेकेंड थिंग इज इट कैन ऑल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं. एंड द थर्ड इज आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रूटिनी एंड डिस्कशन द कमिटी रिपोर्ट्स द बिल बैक टू द हाउस. नाउ व्हाट इज द कंसिडरेशन स्टेज? कंसिडरेशन स्टेज में द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सिलेक्ट कमिटी कंसिडर द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज. इसलिए हम कहते हैं कि कई बार क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि बिल या लॉ पास करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बिल को लॉ बनने में. ऐसा इसलिए होता है कि क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिनेशन, और हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो उन लोगों के द्वारा जिनको कि हमने चुनकर पार्लियामेंट में भेजा है, जो हाउसेज में है, चाहे वो राज्यसभा में हो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सिलेक्टेड एज लोकसभा मेंबर्स. क्योंकि अगर वो जो लॉ है वो बनेगा तो उससे कई बार चेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी में जो सोसाइटी के हित में हो, लेकिन सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ना करे. जैसे हम कई बार देखते हैं फार्म लॉज में इस तरीके का सिनेरियो में देखने को मिलता है. तो वो लॉज हर ओपिनियन, हर पर्सपेक्टिव से चेक ऑन होने के लिए कंसिडरेशन स्टेज पर और कमिटी स्टेज पर क्लॉज बाय क्लॉज उसका अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है. ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली एंड द मेंबर्स कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट्स एंड इफ एक्सेप्टेड दे बिकम पार्ट ऑफ द बिल. अब कंसिडरेशन स्टेज के बाद आती है थर्ड स्टेज. देखिए जो थर्ड स्टेज है या जिसे थर्ड रीडिंग कहेंगे, वन ऑफ द टू एक्शंस कैन टेक्स प्लेस. पहला है बिल एक्सेप्ट हो जाता है अगर जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट एंड वोटिंग में एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल को, और बिल को फिर हम रिगार्ड करते हैं कि वो उस हाउस में से पास हो गया है, या फिर हो सकता है वो बिल कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाए. But you need to remember that at the third reading stage, no amendments to the bill are allowed and a bill is deemed to have been passed by the parliament only when both the houses have agreed to it. यानी कि दोनों हाउसेस का एग्री करना इज़ वेरी नेसेसरी. अब अगर दूसरे हाउस में बिल जाता है तो उसमें फिर से ये 3 स्टेजेस रिपीट होंगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. एंड द सेकंड हाउस कैन टेक वन ऑफ द 4 एक्शन. अब जब यहाँ पर सेकंड हाउस की बात करी जाती है तो ये सेकंड हाउस अगर लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुआ था तो राज्यसभा होगा, और अगर राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये लोकसभा होगा. अब जो सेकंड हाउस है उसके अंदर हमारे पास जो एक्शंस हैं वो 4 तरीके के एक्शंस हो सकते हैं. दैट इट में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस, दैट इज विदाउट अमेंडमेंट्स, ये भी हो सकता है, या फिर वो कंप्लीटली रिजेक्ट हो सकता है बिल ऑल टुगेदर, और इट में टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, यानी कि कोई वो एक्शन नहीं लेंगे और बिल पेंडिंग ही पड़ा रहेगा, और इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन. अब आता है असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. देखिए प्रेसिडेंट का असेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए, और एक फाइनल कंक्लूडिंग अथॉरिटी जो है एज द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट के पास ये है. अब इसमें भी 3 एक्शंस हो सकते हैं. पहला है कि प्रेसिडेंट अपना असेंट दें और ये जो बिल है ये एक्ट बन जाएगा, और ये जो स्टैट्यूट बुक है हमारी वहाँ पर ये प्लेस कर दिया जाएगा. अदरवाइज ये भी हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है वो इसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दें वापस. अगर रिकंसिडरेशन के लिए वो रिटर्न कर देते हैं हाउसेज में वापस, तो अगर द हाउसेस कैन और कैन नॉट मेक अमेंडमेंट्स, यानी कि उनके पास ये पूरा ऑप्शन है कि वो अमेंड करें या ना करें, और अगर वो वापस भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट को फिर रिटर्न के बाद रिकंसिडरेशन के लिए वो वापस नहीं भेज सकता और उन्हें इस पर असेंट देना ही होगा. और द थर्ड कंडीशन इज कि वो असेंट जो है बिल का उस पर विदहोल्ड लगा दें एंड द बिल एंड्स एंड डज नॉट बिकम एनी एक्ट. अब हम बात करते हैं मनी बिल की. देखिए मनी बिल जो है, unlike ordinary bill, money bill is introduced only in Lok Sabha on the recommendations of President, which is a must. The bill moved on the recommendation of the President and introduced in the Lok Sabha is termed as a government bill. जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था. Note all government bills are introduced only by the minister, और जो private member bills हैं वो केवल आपके mere legislators ला सकते हैं. After Lok Sabha passes the bill, it is moved to Rajya Sabha which has only restricted powers. देखिए मनी बिल के लिए राज्यसभा के पास रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं, यानी कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकते इसको, वो अमेंड नहीं कर सकते इस बिल को, केवल वो अपने रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो भी प्रिस्क्राइब्ड 14 दिनों के अंदर. इट डज इफ़ अगर वो रिटर्न नहीं करते हैं बिल को जो प्रिस्क्राइब डेज है, तो फिर हम समझते हैं कि वो राज्यसभा से भी पास हो गया. इसलिए ये कहा जाता है कि लोकसभा के पास पावर ऑफ द पर्स है, क्योंकि उनके पास मनी बिल में राज्यसभा से ज़्यादा पावर है, क्योंकि राज्यसभा के पास रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं. लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स गिवन बाय द राज्यसभा. दैट इज ऑल्सो द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. और जब ये पास हो जाएगा दोनों हाउसेस से तो प्रेसिडेंट का असेंट इस पर एक्शन लगेगा, असेंट लगेगा, और असेंट की रिक्वायरमेंट होगी, या तो असेंट दिया जा सकता है गिविंग द असेंट और विद होल्ड द असेंट. बट यू नीड टू रिमेंबर दैट मनी बिल पर प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन. और जैसे ही असेंट लगेगा तो ये जो बिल है ये एक्ट बन जाएगा और आपका मनी बिल जो है वो पास हो जाएगा. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल.
देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में पहली स्टेज आती है इंट्रोडक्शन की, जैसे कि हर बिल में आती है। पहला है कि आप इसको किसी भी हाउस से पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मनी बिल की तरह कि ये पहले लोकसभा में ही होगा और राज्यसभा के रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं। बट यू नीड टू रिमेंबर कि ये स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं आएगा। अब इसे इंट्रोड्यूस कौन करता है? इट इज इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर। नोट, इट डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें मेजॉरिटी कितनी होगी? देखिए, इट मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज अ मेजॉरिटी जिसमें कि 50% की मेजॉरिटी हो ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। सपोज करें अगर 100 है तो उसमें जो मेजॉरिटी 50+ होनी चाहिए, एंड ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग में है उनकी 2/3 मेजॉरिटी होने की ज़रूरत है। अब आपको ये बात समझनी होगी कि जॉइंट सिटिंग का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग अगर डेडलॉक का केस बनता है तो। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? देखिए, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। यानी कि आधी से जो स्टेट्स हैं उनका हमें मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उसकी ज़रूरत होती है। स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल है, इसलिए हम कहते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को प्रॉपरली डिफाइन करने वाली बात है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में आपका जो यूनिट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनका भी हम ओपिनियन, उनकी भी मेजॉरिटी को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ प्रेसिडेंट असेंट पर अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट को उस पर असेंट देना ही होगा, वो बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, ना ही वो विदहोल्ड कर सकते हैं जैसे कि वो ऑर्डिनरी बिल का केस में होता है। And after president assent, the bill becomes Constitutional Amendment Act, and the Constitution stands amended in accordance with the terms of the Act. अब हम बात करते हैं फाइनेंस बिल की। कई बार कंफ्यूजन होता है कि फाइनेंस बिल और जो मनी बिल है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, मनी बिल आर्टिकल 110 में है और फाइनेंस या फाइनेंशियल बिल को जिनको हम बोलते हैं वो दो टाइप के हैं, टाइप 1 और टाइप 2, जो कि आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3 में है। आपको ये याद रखना है, दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स। लेकिन जो सारे फाइनेंशियल बिल्स हैं वो सारे मनी बिल नहीं हैं। मनी बिल्स आर सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द लोक सभा, एंड ओनली दोज फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल दैट कंटेन एक्सक्लूसिवली दोज मैटर्स विच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप मेजर इसका डिफरेंस देखें तो जो फाइनेंशियल बिल है, इट हैज़ द प्रोविजन ऑफ इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम द राज्यसभा। However, in a case of a money bill, it is not mandatory. In case of a money bill, Lok Sabha has the right to reject the recommendation of the upper house और राज्यसभा। इसलिए हम कहते हैं कि जो पावर ऑफ द पर्स है वो लोकसभा के पास है, इसलिए लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है मनी बिल के केस में। लेकिन फाइनेंशियल बिल के केस में ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये जो प्रोविजन है रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा को इंक्लूड करना, ये है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मनी बिल। अब इसमें हम टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। पहला जो टाइप है फाइनेंशियल बिल का, इट इज़ डेल्ट अंडर आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and contains not only any or all matters mentioned in the money bill but also other matters of general legislation as well. It is similar to a money bill as it can be introduced only on the recommendation of the president and can be only introduced in the Lok Sabha, और राज्यसभा में टाइप 1 आपका नहीं आएगा, इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और टाइप 2 की अगर हम बात करें, जो आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3 में है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इट कंटेन्स प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द CFI, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर है, जो भी पैसे को निकालने की जो बातें हैं, वो सारी आपकी टाइप 2 में देखी जाएंगी। इट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 110, यानी कि मनी बिल का जो प्रोविजंस हैं वो इसमें नहीं है बिल्कुल भी। एंड सच बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउसेज। तो आपको फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में याद रखना है कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, अनलाइक टाइप 1 फाइनेंशियल बिल या फिर मनी बिल। It is governed by the same legislative procedure which is applicable to an ordinary bill, and the recommendation of the president is very essential for consideration of these bills by either house, and unless such recommendation is received, neither house can pass the type 2 of financial bill. That you need to remember. Now, how is the financial bill or the finance bill passed? देखिए,
द फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, राज्यसभा कैन रेकमेंड अमेंडमेंट्स इन द बिल, और जो प्रोविजंस हैं वो और बिल्स की तरह ही हैं. हाउएवर द बिल हैज़ टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 75 days ऑफ रिकमेंडेशन, विद इन द 75 days ऑफ इंट्रोडक्शन. सो दिस 75-day period you need to remember with respect to the financial or the finance bill. This was all for today. Stay safe and thank you.